कि दबाव बनाया जा रहा है अग्निपथ योजना सरकार वापस दे। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और शांति प्रसाद भट्ट जी, सर आपकी भी एक राय इस पर मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि अभी देखिए रविंद्र जी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि सेना जो है उन्होंने भी पूरा मंथन किया और जैसा बताया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 2 साल जो है वो पूरा स्टडी किया गया, उसके बाद ये योजना लाई गई। अचानक केंद्र सरकार जो है इसका ऐलान कर देती है। एक ऐसी योजना जिसका असर पूरे देश पे पड़ेगा, देश के लोगों पे, युवाओं पे खासतौर पे पड़ेगा, देश की सुरक्षा पर पड़ेगा। आपको नहीं लगता है कि इसको इतना जल्दबाजी में लेने की जगह कम से कम जो बाकी विपक्ष के दल हैं उनसे चर्चा होनी चाहिए, एक आपकी सिविल सोसाइटी बनी हुई है उनके साथ चर्चा होनी चाहिए और फिर ये फैसला लिया जाना चाहिए था? देखिए, निश्चित रूप से इस विषय पर मैं जो बात रखूंगा, पैनल पे बैठे हुए लोग और जो जनता दर्शक सुन रहे हैं उन सब की बात समझ में भी आएगी कि इसके लाभ और हानि क्या है। देखिए इरम जी, आज कांग्रेस ने सत्याग्रह किया, पुराने क्लेवर और फ्लेवर में आज कांग्रेस दिखी। ये तो सत्य है कि देश की आज़ादी में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है और कांग्रेस के जो नारे उस दौर में थे, यदि वो नारे 118 साल के बाद पुनः कांग्रेस के मुंह से निकल रहे हैं तो निश्चित रूप से आने वाला समय जो है देश की आज़ादी की तरह ही लड़ाई लड़ने का है। उसमें सभी वर्गों ने मिलकर संघर्ष पहले भी किया और लगता है अब भी करने की ज़रूरत है। मगर दुख इस बात का होता है कि कांग्रेस सत्याग्रह की बात करती है और उनके बड़े नेता धामी की जय जयकार करते हुए दिखते हैं। आज सोशल मीडिया में खबर चल रही है कि हरीश रावत जी ने धामी की करी तारीफ। क्या ये सत्याग्रह है? और अगर कांग्रेस भी बटी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक नीति भी फूट डालो राज करो की है। भाजपा ने भी समाज को बांट दिया है, पहले वर्गों में बांटा, फिर क्षेत्रवाद में बांटा और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सेना के बड़े अधिकारी कुछ बोल रहे हैं, रिटायर अधिकारी कुछ बोल रहे हैं। इससे लगता है कि देश के अंदर इस समय जो राजनीतिक दौर है वो निश्चित रूप से चिंतनीय है और देश के लिए ठीक नहीं है। कोई भी योजना लोकतंत्र में लागू करने के लिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि पहले जनता में चर्चा कराओ, फिर लोकसभा में चर्चा कराओ, सहमति बने तो लागू करो, नहीं तो उसे नीचे कर दो। अगर इतनी ही जिद्दी ये सरकार है तो महिला बिल को पास कराने में क्यों नहीं करते भाई जिद? 2 बच्चों पर क्यों नहीं करते भाई जिद? और वाकई ही इस देश के अंदर लड़ाई देश की लड़नी है तो राष्ट्रपति के चयन के अंदर आपकी सोच में वो परिवर्तन क्यों आता है जिस सोच को लेकर आप कांग्रेस को गरियाते रहते हो? अब आ जाइए अग्निवीर अग्निपथ के ऊपर। रीना जी, इरम जी, ये देश कम से कम सेना के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। आप 4 वर्ष के अंदर कौन सा सैनिक तैयार कर रहे हो, जबकि जनरल जो रिटायर हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा, जब जज्बा देशभक्ति का हो तो उनको दिहाड़ी का मजदूर 11 लाख का लाभ बताकर आप क्या दर्शाना चाहते हो? आप 5 साल क्यों नहीं करना चाहते? अगर आप करना भी चाहते तो 7 साल कर देते। कारण क्योंकि उनकी ग्रेजुएटी पक जाती है, उनके कई राइट्स लोकतंत्र में खड़े हो जाते हैं, कई वो राइट्स की बात ना करने लगें, इसलिए। तीसरी बात, अगर सेना में कोई भर्ती हो भी गया, अगर उसको बॉर्डर पे लगा दिया और उसके साथ कोई दुर्घटना हुई, उसमें क्या होगा? चौथी बात, अगर सेना में ये बदलाव करने की जरूरत है और जो इसके पक्षधर हैं वो तमाम सैनिक अपनी पेंशनें सिलेंडर कर दें कि राष्ट्र के हित में हम इस देश को आर्थिक संकट से बचाने के लिए इस अग्निवीर परीक्षा के समर्थन में सेना को अपनी तमाम पेंशन दान करते हैं। हमें लगता राष्ट्र में संकट है, जब हर जगह लोग कोरोना में अपनी नौकरी और ग्रेजुएटी छोड़ सकते हैं, डीए छोड़ सकते हैं, तो हम मानते हैं राष्ट्र के संकट में ये भी ठीक है। मगर पहली बार ऐसा हुआ है कि सेना के अंदर जो नीति लागू करी है वो आनन फानन में ये बताने को तैयार नहीं हुए भाजपा के नेता कि इसके लाभ क्या हैं। लाभ बता रहे हैं कि साहब 50,000 आदमियों ने भर्ती, अरे भाई मरता क्या नहीं करता रोटी। सेना में पहली बार इस देश के अंदर एक संदेश गया है इरम जी कि सेना भी अब रोजगार का एक संसाधन बन चुका है। चौथी बात, इसी सेना के एक सीडीएस बिपिन रावत जी, जिनकी चिट्ठी वायरल हो रही है, उन्होंने कहा कि 17 साल में हम ट्रेंड जवान को घर भेज देते हैं
जबकि वो सेना के लिए बड़ा अनुभवी होता है। उसको 5 से 7 साल और सेना के अंदर उसकी नौकरी होनी चाहिए, ताकि उसकी थोड़ा आर्थिकी भी मजबूत हो जाए और बच्चे और परिवार भी थोड़ा इस लायक हो जाए कि वो परिवार को दूसरी नौकरी से पाल सके। बहुत छोटी उम्र में शादी तक नहीं होती और सैनिक रिटायर हो जाता है। ये चिंता सेना के प्रमुख द्वारा की गई। अब आप बताइए, अगर ये इतनी लाभप्रद योजना थी तो इस देश के अंदर इतना बवाल मचना और उसके बाद जो सर्वोच्च लीडर है उसकी चुप्पी। भाई, आप बार बार मन की बात करते हो, इस मामले में भी कर लेते कि मैं राष्ट्र के लिए नौजवान बच्चों से अपील करता हूं कि तुमने हमारे लिए थाली बजाई, सीटी बजाई, लाइट बंद करी, एक बार मेरे लिए, इस देश के लिए इस योजना में भी आ जाओ। शायद क्या पता लड़के बिना तनख्वाह के लग जाते इस काम में। 5वीं बात, सबसे बड़ा सवाल इस बात का खड़ा हो रहा है कि एक नौजवान अपने पिता की तनख्वाह पे पढ़ लिख कर इस सेना के तमाम मानकों को पूरा कर कर भर्ती होता है। और मजा देखिए, इस सेना के ट्रेनी, इस सेना की रोटी, इस सेना की तनख्वाह खाकर जो लड़का ट्रेंड होगा वो 4 साल के बाद अनफिट हो जाएगा। इसका मतलब जो ट्रेनर हैं वो बाहर होने चाहिए। जो व्यक्ति सिविल में परीक्षा पास कर कर सेना के मानकों को पूरा कर कर भर्ती हो रहा है, 4 साल के बाद आप उस पर कौन सा मानक लगाओगे कि वो अनफिट है? इसका मतलब सेना के अंदर 2 विचारधाराएं खड़ी हो जाएंगी कि जो शोषित होगा, जो अधिकारियों की चमचागिरी करेगा, उसको तो रेगुलर कर दिया जाएगा, और जो अकड़ के स्वाभिमान और देश की बात करेगा उसको आप अनफिट कर दोगे। क्या मानक है उसमें कि आप किसको फिट करोगे, किसको अनफिट करोगे? 6ठी बात, इरम जी सोचिए, अगर किसी अग्निपथ और अग्निवीर को बॉर्डर में कहोगे कि चल कर्तव्य निभा इस देश के लिए, क्या गारंटी है वो ये ना कहे कि भाई मैं तो रिटायरमेंट के नजदीक हूं, तुम परमानेंट हो, तुम लड़ो, मैं क्यों लड़ूं? अगर उसने सिर नीचे कर कर अपनी जिंदगी बचाने की बात करी, उस समय पर सेना के अंदर जो द्वंद्व खड़े होंगे उसका जवाबदेही किसकी होगी, ये बताने को भाजपा तैयार नहीं है। और अंत में मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अंत में, अगर इस देश के अंदर आदमी को लड़ाकर, सेना को भिड़ाकर और पैसों के दम पर तराजू वाली पार्टी ये सोच रही है कि हम शायद लंबे समय तक राज करेंगे, श्रीलंका उदाहरण है। तमिलों का विरोध करने वाले सिंघली जब देश कंगाल होने की स्थिति में आया तो उन्होंने अपने तमाम नेताओं को इतना मजबूर कर दिया कि वो सुरक्षा से देश छोड़ के भागे। ठीक है सर, मैं आपकी तमाम बातों का मैं रविंद्र जी से आगे जवाब लूंगी। एक रिएक्शन शक्ति जी आपका भी इसके ऊपर कि क्या वाकई में देश को इस समय सत्याग्रह की जरूरत है दोबारा से, क्योंकि कहा जा रहा है, अब देखिए युवा भी सड़क पर नजर नहीं आ रहे हैं जितना इस वक्त विपक्षी दल दिख रहा है। निश्चित रूप से इरम, जिस तरीके से अग्निवीर जो योजना लाई गई थी उसको लेकर आप देखिए युवाओं ने एक बहुत बड़ा विरोध अपना शुरू में किया था। और चूंकि युवाओं के पास एक विकल्प है, आप अगर उनको देखेंगे कि वो सिर्फ विरोध में रहेंगे ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी उनकी जिम्मेदारियां हैं। न चाहते हुए भी वो आवेदन कर रहे हैं। वो सिर्फ आवेदन इसलिए कर रहे हैं कि उनके ऐसा ये नहीं है कि जैसे रविंद्र जी बता रहे थे कि 56,000 लोगों ने आवेदन कर दिया। 56,000 तो वैकेंसी होते, 56,000 ने 56 लाख लोग आवेदन कर लेते अभी तक, लेकिन उसके बावजूद इतने कम संख्या में आवेदन हुए। ज़्यादा आवेदन नहीं है 56,000, कोई बहुत आवेदन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आवेदन करने का मतलब ये नहीं कि वो आपकी स्कीम के या आपकी योजना से सहमत हैं। ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से लोकतंत्र में बहुमत वाली सरकार जो सरकार बनाती है उसकी हर नीति से कोई सहमत नहीं होता है, असहमति वाले लोग भी हैं, लेकिन उनको चलना पड़ता है, सिस्टम है। तो उसी तरीके से अब चूंकि विकल्प विपक्ष के पास है, जैसे आपने, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो यूकेडी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टीज का ये दायित्व भी बनता है कि वो सरकार की इस योजना की खामियों को जनता के सामने रखे, क्योंकि जनता पब्लिक को तो पता नहीं होगा, तो आपको इस पर बात रखनी पड़ेगी। और नैतिकता के रूप में अगर आप पूछें बीजेपी वालों से ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो भी ये मान रहे हैं कि योजना एक बहुत जल्दबाजी में लाई गई योजना है। और जिस आर्टिकल का भी हवाला रविंद्र जी दे रहे थे पुरी जी वाले में, तो उस आर्टिकल में और सेना ने बैक लाइन आर्मी की बात की थी उस समय, फ्रंट लाइन आर्मी की बात नहीं की थी, क्योंकि बैक लाइन एक आर्मी की इसलिए बात की गई थी कि जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उस समय ये महसूस किया गया कि अगर ये वार ज़्यादा दिनों तक चलता तो कुछ एक बैक लाइन हमारे पास ऐसी आर्मी होनी चाहिए थी जो कि नियंत्रण करे और बैक लाइन सपोर्ट दे आर्मी को। और जब चाइना के साथ युद्ध हुआ
तो उस समय भी इस तरीके की बातें आई थी, लेकिन इसका मतलब नहीं था कि वो फ्रंट लाइन आर्मी होगी, वो बैक लाइन आर्मी थी। और बिस्ट्री जी यहाँ बैठे हुए, जब गोरिल्ला का एक बार आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, तो यही बीजेपी की सरकार थी जिन्होंने उनके आंदोलन को इस तरीके से कुचला। डॉक्टर रमेश पोखरियाल उस समय मुख्यमंत्री थे, लोगों के हाथ पांव तक तोड़ दिए थे, और आज तक मुझे लगता है वो दोबारा आंदोलन नहीं हुआ, कभी आंदोलन नहीं हुआ दोबारा। मतलब उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई, उनको ट्रेंड किया गया था कि कैसे वो छद्म युद्ध को लड़ेंगे, कैसे अपने देश की सरहद की सुरक्षा करेंगे, लेकिन वो दोबारा सिर्फ और सिर्फ वो अपना एक वो मांग रहे थे कि वन टाइम उनको एक अमाउंट दी जाए हर साल, ताकि वो उस प्रशिक्षण को जारी रखें, क्योंकि वो परंपरागत प्रशिक्षण उनका होता है और वो बॉर्डर इलाके में के लोग होते हैं, वो बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करते हैं। लेकिन उनके साथ इस तरीके का व्यवहार इसी सरकार ने किया जो राष्ट्रवादी सरकार बनती है। वो दोबारा, मैंने भी पिछले 10 साल से उनका कोई आंदोलन नहीं देखा, इतना डर उनके मन में हो गया। तीसरी बात, हम ये नहीं कह रहे कि 100% योजना खराब हो सकती है। इस योजना में जिस तरीके से अमिटमेंट हो रहे हैं, लगातार बदलाव हो रहे हैं, वो भी चिंता की बात है। दूसरी बात, पहली बार ऐसी सरकार है, वो राज्य में भी और केंद्र में भी, जब स्वास्थ्य का मामला होता है तो वित्त मंत्री बोलता है, वित्त का मामला होता है तो रक्षा मंत्री बोलता है। तो ये स्थिति क्यों आ रही है? ये पहली बार देखा जा रहा है। आप राज्य में भी देखिए तो यही स्थिति भारत सरकार की भी है, जहां पर राजनाथ सिंह जी को, रक्षा मंत्री जी को बोलना है, वो तो नाराज है। वो वित्त मंत्रालय के मामले में तो बोल देंगे कि डॉलर को हम कैसे करेंगे कंट्रोल, कैसे इकोनॉमी कंट्रोल करेंगे, लेकिन अपनी सेना के मामले में नहीं बोल पा रहे हैं। और तीनों सेनाएं जिस तरीके से आई हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। भाई, सेना का राजनीतिकरण क्यों करना चाहते हो आप? दूसरी बात, जो सेना के जनरल जो बोल रहे हैं इस समय, या कर्नल बोल रहे हैं, ब्रिगेडियर बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं जो सेना में नौकरी कर रहे हैं। आप रिटायर जो लोग हो चुके हैं और जिन्होंने कई युद्ध लड़े हैं देश के लिए, उनकी भी तो बात तो सुनो, उनकी बात में क्या सच्चाई है। वो भी तो लगातार कह रहे हैं कि इस स्कीम से कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला है। दूसरी बात, जनरल वीके सिंह का उदाहरण तो सबके सामने है। मात्र 15 दिन और 3 महीने की नौकरी के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक गए और 40 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए। देश के 5-5 उन्होंने अधिवक्ता उतार दिए थे मैदान में। तो जब आप अपनी 6 महीने की नौकरी को बचाने के लिए 40 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, तो वो नौजवान की अपनी बात नहीं रखेगा, और उस नौजवान को आप पत्थरबाज कहेंगे। ये भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र में सही रास्ते पर मुझे लगता है कि लोकतंत्र नहीं है कि आप उसको, मतलब अपने अधिकारों की वो बात कर रहा है तो आप उसको पत्थरबाज करेंगे, उसको आप आतंकवादी कह रहे हैं। और उसको ये सेना बिल्कुल धमका रही है कि जब तक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा, जिसने भी आंदोलन किया है, भाई आंदोलन करना तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, क्यों नहीं करेगा आंदोलन? आंदोलन से तो ये देश बना है। अगर इतना बड़ा मूवमेंट ना होता तो आज भी गुलाम रहते। तो आंदोलन तो इस देश की नींव है, और उस आंदोलन को कुचलने की बात कह रही है अगर सेना, तो कहीं ना कहीं अब सेना पर भी तो सवाल उठेगा। तो क्या देश को सेना चला रही है या देश को सरकार चला रही है? और जैसा भट्ट जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा विजन अगर है, और वो वाकई हर मामले में मन की बात वो करते हैं, वो बच्चों के हाई स्कूल के पेपर हो तो मन की बात करेंगे, नोटबंदी की बात हो तो मन की बात करेंगे, इमरजेंसी की बात करेंगे। तो यहाँ पर भी उनको आना चाहिए था। अगर उनकी इतनी अच्छी नीति थी तो आते और कहते। दूसरी बात, कौन ये कह रहा है कि नौजवान जो है सिर्फ राष्ट्रभक्ति के लिए सेना में जाता है, वो रोजगार के लिए नहीं जाता? कौन कह रहा है ये बात? अगर आप डेटा पर एनालाइज करें, जिन भी राज्यों की आर्थिक स्थिति बेहतर है, उन राज्यों का परसेंटेज आप निकाल दीजिए सेना में कितने हैं। और खासकर हम गुजरात का उदाहरण दे देंगे आपको। इस समय पूरे देश में टॉप लीडरशिप गुजरात की है। देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, और कई राज्यों के राज्यपाल हैं। टॉप लीडरशिप होने के बावजूद भी -1 पॉइंट लोग सेना में गुजरात के जा रहे हैं। इसका मतलब आर्थिक रूप से संपन्न है, इसलिए तो नहीं जा रहे हैं ना। अगर वो आर्थिक रूप से पिछड़े जो भी राज्य हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल, यही तो जा रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, इसमें कोई ऐसी कि आप ऑन स्क्रीन करने में लोगों को लगता है कि भाई हमने सेना के खिलाफ की बात नहीं है। रोजगार भी बड़ा मुद्दा है। अगर आर्थिकी स्थिति अगर उस आदमी की, व्यक्ति की मजबूत होगी, तो जरूरी नहीं है कि वो सेना को विकल्प चुनेगा। और जैसे बिस्ट्री जी ने कहा कि वाकई अगर बात है, अगर राष्ट्रभक्ति की ही बात है, तो सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। जैसे इजराइल का उदाहरण दे रहे हैं, रूस का दे रहे हैं, तो वहां तो है ही है कि आप आइए, आपको 6 महीने 2 साल आपको सेना की, देश की सेवा करनी पड़ेगी। सिर्फ उसी दौरान का आपको रहने खाने का और एक